नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। पेश हैं देश विदेश की कुछ खास खबरें। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के द्वारा भारत को करीब 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दिए जाने की। वहीं दिखाएंगे आपको यूपी में एसआईआर प्रक्रिया की परीक्षा की और साथ ही बिहार में नीतीश सरकार और चुनौतियों पर फोकस करती हमारी खास रिपोर्ट। तो चलते चलते बात जलवायु परिवर्तन की भी करेंगे। चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। अब चीन और पाकिस्तान के टैंकों की खैर नहीं है। भारत नई एंटी टैंक मिसाइलें और एडवांस तोप के गोले मिलने वाला है और भारत अमेरिका से जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलों और एक्सकैलिबर प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी राउंड की खरीदेगा और इससे भारतीय सेना की मारक क्षमता में काफी इजाफा होगा। अमेरिका ने भारत को करीब 8,000 करोड़ से अधिक के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी है। इस डील के तहत भारत को 100 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलें और 216 एक्सकैलिबर प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी राउंड मिलेंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। भारत, रूस और अमेरिका दोनों से हथियार खरीदता है, जिससे देश की सैन्य आधुनिकीकरण की आवश्यकता और रणनीति स्वायत्तता को दर्शाती है। प्रमुख हथियारों के शामिल होने से भारतीय सेना, वायुसेना और तोपखाने की क्षमताएं बढ़ेंगी, जिसमें भारत की प्रतिरोधक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच एक अहम रक्षा समझौता हुआ, जिसके तहत भारत को 100 जावलिन एंटी टैंक मिसाइलें, 25 हल्के कमांड लॉन्च यूनिट और 216 एक्सकैलिबर प्रिसीजन आर्टिलरी राउंड मिलेंगे। वहीं आपको बता दें कि रूस भारत का सबसे बड़ा और पारंपरिक रक्षा भागीदार रहा है और ये सहयोग अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों और मिसाइल प्रणालियों पर केंद्रित है। रूस से मिलने वाले खास हथियार S-400 ट्रैप मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली। ये एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट कर सकती है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है और ये दुश्मन के किसी भी हवाई हमले से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बचा सकती है। ये भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को अभूतपूर्व रूप से मजबूत कर रही है। Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स, 5वीं पीढ़ी का उन्नत स्टील्थ लड़ाकू विमान। इसकी स्टील्थ तकनीकी से दुश्मन के रडार से बचने में मदद करती है, जबकि इसकी उच्च गतिशीलता और उन्नत सेंसर इसे हवाई वर्चस्व प्रदान करते हैं। रूस ने भारत को इस विमान और संबंधित तकनीकी को बिना शर्त देने की पेशकश की है। सब हेडर इग्लाइस मिसाइलें, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम या मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलें हैं जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर और ड्रोनों को खतरे से निपटने में बहुत प्रभावी है। यह अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों को हवाई खतरों से त्वरित सुरक्षा प्रदान करती है। आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत को जावलिन एंटी टैंक मिसाइलें बेचने की मंजूरी दे दी है। ये वो मिसाइलें हैं जो यूक्रेन युद्ध में रूस के बड़े बड़े टैंकों को आसानी से तबाह कर रही है। अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने यह जानकारी दी है। बता दें कि कुल डील की कीमत करीब $93 मिलियन है। अमेरिका ने आश्वस्त किया है कि यह हथियार बिक्री दक्षिण एशिया के सैन्य संतुलन को नहीं बदलती। ये भी साफ किया गया है कि इस सौदे में अभी भी कोई ऑफसेट व्यवस्था नहीं है। यदि ऐसा कुछ होगा तो भारत और निर्माता कंपनियों के बीच अलग से तय होगा। अमेरिका से मिलने वाले खास हथियार, सब हेडर जावलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। यह दुनिया की सबसे उन्नत एंटी टैंक मिसाइलों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी टॉप अटैक क्षमता है, जिसका मतलब है कि ये ऊपर से टैंकों पर हमला करती है। एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल, 155 मिलीमीटर जीपीएस गाइडेड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल। ये जीपीएस और जड़त्व नेविगेशन से लैस एक स्मार्ट गोला है। ये पारंपरिक तोपों से दागे जाने पर भी 40-50 किलोमीटर तक के लक्ष्य को 10 मीटर से कम त्रुटि के साथ भेज सकती है। ये भारतीय सेना के लिए लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता प्रदान करेगी। भारत को मिसाइल से क्या फायदा? भारत की सेना को पहले से कुछ जावलिन मिसाइलें हैं, लेकिन अब नई मिलेंगी तो स्टॉक बढ़ेगा। ये मिसाइलें खासतौर पर चीन और पाकिस्तान की सीमा पर काम आएंगी। पहाड़ी इलाकों में टैंक रोकने के लिए बहुत उपयोगी होंगी। ये पैदल सैनिकों को मजबूत बनाएंगी। बता दें कि अब दुश्मन के टैंक आने पर डरने की जरूरत नहीं है। वहीं अमेरिका ने कहा कि ये डील भारत अमेरिका की दोस्ती को और मजबूत करेगी। इससे हिंद महासागर और दक्षिण एशिया में शांति बनी रहेगी। क्षेत्र में ताकत का संतुलन नहीं बिगड़ेगा। अभी अमेरिकी संसद को 30 दिन का समय है। अगर कोई आपत्ति नहीं हुई तो डील पक्की हो जाएगी। वही भारत भविष्य में जावलिन को भारत में ही बनाने की भी योजना बना रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।
यूपी में एसआईआर की परीक्षा चल रही है। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को देखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक विशेष अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। इन सब के बीच सवाल बड़ा है, यूपी में एसआईआर की परीक्षा कैसे होगी, ये रिपोर्ट देखिए। क्या यूपी में हर वोटर तक पहुंच रहे हैं बीएलओ? क्या समय पर सटीक होगी मतदाता सूची? प्रतापगढ़ में तेजी, जौनपुर में क्यों नहीं पहुंच रहे बीएलओ? 4 दिसंबर तक कैसे पूरा होगा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान? फॉर्म 6, 7, 8 को लेकर क्या आ रही है दिक्कत? यूपी में एसआईआर की परीक्षा कैसे होगी पास? उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक विशेष अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक योग्य मतदाता का नाम सूची में शामिल करना, अशुद्धियों को मिटाना और मृत स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाकर सूची को अधिक सटीक बनाना है। हालांकि अलग अलग जिलों में इस प्रक्रिया की रफ्तार और जमीनी हकीकत अलग अलग नजर आ रही है। जहां प्रतापगढ़ जिले में बीएलओ बूथ लेवल अधिकारी इन दिनों मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान में तेजी से जुटे हैं और पिछले 2 से 3 दिनों से वे लगातार घर घर जाकर मतदाताओं के फॉर्म वितरित कर रहे हैं। तो कई स्थानों पर उन्हें रात 8 बजे तक क्षेत्र में पहुंचकर फॉर्म बांटे ताकि कोई भी पात्र मतदाता इस प्रक्रिया से वंचित न रह जाए। इस बार निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अभियान को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने पर जोर दिया गया है। दिक्कत नहीं, फॉर्म बकायदा हमारे घर पे आया है और इन्होंने हमारी पूरी दिक्कत नहीं आई है। अब डिटेल हमको अपने पिताजी का चाहिए, वो उन्होंने हमको मुहैया करा दी। अच्छा, ये किस वार्ड में है आप? ये हमारा हादीगंज वार्ड है। वार्ड संख्या 70 है। ठीक, सब बाकी कोई दिक्कत नहीं है? कोई तरह दिक्कत नहीं है। एसआईआर फॉर्म एकदम सही चीज हमको मिली। तो एसआईआर फार्म कैसे बट रहा है आपके यहाँ? आ रहे हैं लोग यहाँ कि आपको पहुँचा रहे हैं? आप भी रहे और हम खुद स्वयं पहुँचा रहे हैं। 8:30 9 बजे तक फॉर्म बांट रहे हैं घर जाकर। आप ही के स्कूल में बीएलओ नदारत हैं, एक सफाई कर्मी से एसआईआर फार्म बंटवाया जा रहा है, जमा कराया जा रहा है। वो नगर पालिका के हम दूसरे के बारे में नहीं कुछ जानते, हम अपना काम स्वयं करते हैं ताकि किसी तरह किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर दिक्कत कहीं भी है तो हम लोग अपने साथ देते हैं। क्या एसआईआर की वजह से क्या नाम कट भी रहा है? नहीं, अभी तो कोई नाम नहीं। वहीं जौनपुर में फॉर्म 6, 7 को लेकर मतदाताओं में सबसे ज्यादा उलझन है। युवा वोटरों को पता ही नहीं है कि कौन सा फॉर्म कब और क्यों भरना है। कई जगह ऑनलाइन आवेदन लंबित पड़ा है। एईआरओ स्तर पर सुनवाई कहीं तेज तो कहीं सुस्त नजर आ रही है। कुछ कार्यालयों में दावे आपत्तियों पर तुरंत प्रतिक्रिया मिल रही है, जबकि कई जगह फाइलें रुकी पड़ी हैं। चंदौली में भी जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि निर्धारित समय अवधि के भीतर इस महत्वपूर्ण काम को हर हाल में पूरा किया जाए। इसके लिए अधिकारी न केवल कार्यालय स्तर पर बैठकों के माध्यम से समीक्षा कर रहे हैं, बल्कि फील्ड में स्वयं जाकर कार्य की प्रगति का निरीक्षण भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कई लोग घर में उपलब्ध न होने, आवश्यक दस्तावेज तुरंत न देने या फॉर्म भरने में उदासीनता दिखाने जैसे कारणों से प्रक्रिया में देरी हो रही है। बिल्कुल, एसआईआर जो हमारा चल रहा है ज़िले में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके तहत जो भी हमारी मशीनरी लगाई गई, जिसमें हमारे बीएलओ हैं, सुपरवाइज़र हैं, एईआरओ हैं, ईआरओ हैं, और उसके अलावा हमने ज़िला लेवल से सेक्टर ऑफिसर को भी लगा रखा है। तो वो इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा बीएलओ हर घर तक पहुँचे और जो इन्यूमरेशन फॉर्म है उसको कलेक्ट करके और डिजिटाइजेशन का काम समय पर पूर्ण कराएं। जी, कार्य मतदाता गणना हो रहा है। जो मतदाता लोग हैं उनको हम ये समझा रहे हैं कि मतलब ये गणना हो रहा है, आप लोग हमारी मदद कीजिए फार्म भरने में। और फार्म बताए हैं कि यहाँ देखिए जन्म तिथि लिखना है, यहाँ आधार नंबर लिखना है, यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है। और जो औरत लोग हैं उनको कह रहे हैं कि अपने पति का मतलब पिता का नाम लिखिए। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बुलंदशहर में लगभग 2500 बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है, जिसको लेकर बीएलओ के सामने भी परेशानियां हैं। कुछ लोग अपने गांव से बाहर रहने लगे हैं,
कुछ लोग मर चुके हैं और कुछ लोगों की शादियां हो चुकी हैं। तो इन सब को देखते हुए बीएलओ को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एसआईआर का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण। इसमें हमने जो भी बीएलओज हैं और सुपरवाइजर्स हैं उनको हमने ट्रेनिंग दी है। और एक्चुअली इसमें क्या है, जो 2025 की वोटर लिस्ट है उसमें जितने भी वोटर्स हैं उनको एक गणना पत्र, इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किया जा रहा है और उसमें कुछ डिटेल्स भरने हैं और भरने के बाद जो है वो अपने साइन से और बीएलओ के माध्यम से वो उसको डिजिटाइज कराया जा रहा है और ये काम हमारा प्रक्रियाधीन है, चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनिल मीना। बात करते हैं एसआईआर फार्म को लेकर। पूरे देश में एसआईआर फार्म को लेकर तमाम राज्य पूरी तरह से तैयार हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में एसआईआर फार्म को लेकर तमाम बीएलओ ड्यूटी पर लगाए गए हैं। अगर जनपद बुलंदशहर की बात करें तो जनपद बुलंदशहर में लगभग 27 लाख मतदाता हैं और 27 लाख मतदाताओं को चिन्हित करने के लिए जनपद बुलंदशहर में करीब 2500 बीएलओ लगाए गए हैं। फार्म मेरे पास व्यक्तिगत रूप से मेरे पास भी आ गए हैं और बीएलओ ने हमारे ने दे दिए हैं और वो बांट भी रहे हैं। बाकी जो लोग खड़े हैं वो सब बतलाएंगे अपनी अपनी बात, किन के पास पहुँचे हैं किन के पास नहीं पहुँचे हैं, लेकिन मेरे पास आ चुके हैं। लेकिन जो प्रक्रिया है जो मेरी जानकारी में है वो यही है कि एक जो सामान्यतः मेरे पास जो लोग आते रहते हैं वो पूछते हैं कि साहब ये 2003 की जो वोटर लिस्ट की बात है वो हमें कहाँ से मिलेगी। लगातार देखा जा रहा है कि अभी तक लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं कुछ लोग जो जागरूक हैं और जो जानकार हैं वो लोग अपने फार्मों की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण कर रहे हैं। लेकिन अधिकांश लोगों का जो ये कहना है कि अभी बीएलओ के द्वारा नहीं तो फार्म पूरे दिए गए और नहीं समझाया गया है, तो कहीं ना कहीं लोग चिंता में है कि आखिरकार ये फार्म किस तरह से भरे जाएंगे। अब देखना यह होगा कि जो अधिकारी हैं बीएलओ को किस तरह से और अधिक निर्देश करते हैं, किस तरह से जो लोगों की जो समस्या बनी हुई है, जो भ्रम की स्थिति पैदा है उसको दूर कैसे करते हैं, ये आने वाला वक्त बताए। लेकिन एसआईआर फार्म को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। चारों जिलों की रिपोर्ट बता रही है कि एसआईआर प्रक्रिया के लिए प्रशासनिक सक्रियता तो है, लेकिन जमीन पर इसकी रफ्तार और सटीकता बीएलओ की मेहनत और मतदाताओं के सहयोग पर निर्भर करती है। प्रतापगढ़ में फॉर्म जमा करने में तेजी है, जबकि चंदौली में कार्य प्रगति कम है। जौनपुर में बीएलओ की पहुंच और दस्तावेज सत्यापन बड़ी चुनौती है। एक तरफ प्रशासन के दावे हैं तो दूसरी तरफ मतदाताओं की परेशानी। यूपी में एसआईआर परीक्षा में कैसे पास होगा, ये बड़ा सवाल है। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बंपर जीत के बाद नई कैबिनेट का गठन गुरुवार को पूरा हो गया है। 243 सदस्यों वाली विधानसभा में फिलहाल 27 मंत्री रखे गए हैं और इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अलावा विजय सिन्हा को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके अलावा 24 अन्य नेताओं को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। इसी के साथ एक बार फिर से राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का कार्यकाल शुरू हो गया है। बिहार में अब बीते 20 सालों की तर्ज पर ही नीतीश के फिर से सत्ता के शीर्ष पर काबिज है। ये रिपोर्ट देखिए। ये सच है कि बिहार में बीजेपी की 89 और जेडीयू की 85 सीटों वाले गठबंधन के किसी भी फैसले को राजनीतिक तौर पर चुनौती देना विपक्षी दलों के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में प्रचंड बहुमत के बावजूद नीतीश कुमार के लिए कई मुश्किलें भी छिपी हैं। दरअसल बिहार के वोटरों ने जिन वादों के आधार पर नीतीश पर भरोसा जताया है, जनता की उम्मीदें उन वादों को लेकर होंगी। खासकर नौकरी, रोजगार, उद्योग, पेंशन, मुफ्त बिजली जैसे कई वादे हैं जिन्हें पूरा करना और बनाए रखना बिहार जैसे आर्थिक तौर पर कमजोर राज्य के लिए आसान नहीं होगा। कहा जाता है कि नीतीश के सामने एक बड़ी मुश्किल उनकी सेहत और बढ़ती उम्र को लेकर हो सकती है। बिहार सरकार की नई चुनौतियां, महिलाओं को 2 लाख रुपए सहायता राशि देने का वादा, 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार का वादा, राज्य के हर जिले में फैक्ट्री और 10 नए औद्योगिक पार्क, किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9,000 रुपए करेंगे, 50 लाख नए घर, मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, 4 नए शहरों में मेट्रो ट्रेन देना, ईबीसी वर्ग की जातियों को 10 लाख रुपए की सहायता देना।
खोजना होगा समाधान, नहीं चलेगा बहाना। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री हैं। ये उनकी राजनीतिक योग्यता और क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि एनडीए की प्रचंड जीत एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए यह एक कठिन पारी मानी जा रही है। अब युवा वर्ग की सरकार से अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। इस बड़े जनादेश का एक संदेश ये भी है कि सरकार अब बिहार को पिछड़े राज्यों की सूची से बाहर निकाले। नए कार्यकाल में नीतीश कुमार के सामने कई चुनौतियां होंगी, जिनका उन्हें समाधान खोजना होगा। बहरहाल अब कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि जनता ने उनके वादों पर भरोसा करके ही ये चमत्कारिक परिणाम दिया है। कानून व्यवस्था पर ज्यादा फोकस। नीतीश सरकार बार बार बेहतर कानून व्यवस्था के दावे करती है, लेकिन अपराध की घटनाओं पर नियंत्रण नहीं लगा पाती। हालांकि असामाजिक तत्वों में कानून का खौफ कम हुआ है। आए दिन बालू माफिया, शराब माफिया पुलिस वालों पर हमला करने की जुर्रत करते हैं। सरकार अगर सख्त फैसला नहीं लेगी तो एक दिन पुलिस का भी मनोबल गिर जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश की यह साबित करना होगा कि गठबंधन की राजनीति सुरक्षा चिंताओं को कम नहीं करेगी। अपराध पर सख्ती और पुलिस की जवाबदेही बढ़ाना नीतीश सरकार की बड़ी परीक्षा होगी। नीतीश कुमार को ध्यान रखना होगा कि ये प्रचंड जनादेश उन्हें जंगलराज से बचाने के नाम पर मिला है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में जंगलराज खत्म करने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन चुनाव में कानून व्यवस्था भी मुद्दा रहा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक वर्ष 2015 से 24 के बीच बिहार में अपराध दर में भारी बढ़ोतरी हुई है। 2015 से 2024 के बीच बिहार में अपराध दर, राष्ट्रीय स्तर पर अपराध बढ़ने की दर 24% रही। 2022 की तुलना में 2023 में बिहार में अपराध में 1.63% की बढ़ोतरी हुई। नई सरकार के सामने कानून व्यवस्था को बेहतर रखना चुनौती होगी। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने जो बड़े वादे किए, उनमें गरीबों को मुफ्त राशन, 150 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे, 50 लाख नए पक्के मकान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के वादे शामिल हैं। जैसे महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना में बदलाव किया गया, वैसे ही हो सकता है कि बिहार में नीतीश सरकार अपनी योजनाओं में बदलाव कर दे। 125 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी योजना चला पाना आसान नहीं होगा। बिहार की वित्तीय स्थिति क्या है, उसके बाद राजस्व जुटाने का कोई नया जरिया भी नहीं है। बेहतर शिक्षा और आवास की तलाश में मेधावी युवाओं को बिहार से बाहर जाना पड़ता है। कैसे है बिहार की आर्थिक स्थिति? राज्य की आर्थिक स्थिति में मंदी है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में वृद्धि देखी जा रही है, जो देश में 14वें स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य कोषीय घाटा घटकर 35,660 करोड़ हो गया, जो जीएसडीपी के 3% के लक्ष्य के करीब है। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2025-26 तक लगभग 10.97 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान। 2023-24 में 2,833 करोड़ के राजस्व बचत दर्ज की गई। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, जो बिहार की कुल अर्थव्यवस्था का 26% हिस्सा है। बीजेपी नेताओं की महत्वाकांक्षा। नीतीश कुमार ने जब पहली बार अपने पूरे कार्यकाल के लिए बिहार की सत्ता संभाली थी, उस वक्त केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही थी। बिहार में साल 2006 में साइकिल योजना, साल 2006 के अधिनियम के तहत पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण और 2007 में जीविका योजना शुरू हुई। इन तमाम योजनाओं ने नीतीश को महिलाओं के बीच लोकप्रियता दी। इसके दम पर नीतीश की पार्टी जेडीयू ने साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की, लेकिन ये योजनाएं पुरानी हो चुकी हैं। बीजेपी और जेडीयू ने जनता से अब कई नए वादे किए हैं, जिसके बिहार की जनता हर गुजरते दिन के साथ इंतजार करेगी। नीतीश कुमार के दौर में बिहार में जो एक और बदलाव देखने को मिला, वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर था। माना जा रहा है कि इस दौरान नीतीश कुमार ने राजनीतिक तौर पर भी काम किया और बीजेपी को कभी खुद से आगे नहीं निकलने दिया। बिहार में बीजेपी जेडीयू से कई बार बड़ी पार्टी होकर भी नीतीश कुमार के सहयोगी की भूमिका में रही। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।
देश के कई हिस्सों में इस बार नवंबर का पहला पखवाड़ा सामान्य से काफी ठंडा रहा। उत्तरी मैदान इलाकों से लेकर मध्य भारत और महाराष्ट्र तक लगभग लगातार हर दिन न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड हुआ है। ये खास रिपोर्ट देखिए। कभी किसी किसान के खेत में अचानक आई बाढ़ ने उसकी साल भर की मेहनत बहा दी, तो कभी तपती लू ने किसी मजदूर की जिंदगी छीन ली। कभी कोई किसान सूखे के कारण अपनी फसल नहीं काट पाया, तो किसी बच्चे ने तूफान में अपना घर खो दिया। ऐसे लाखों चेहरे और कहानियां अब दुनिया के हर कोने में एक जैसी लगने लगी है, क्योंकि जलवायु संकट अब सीमाओं का नहीं इंसानियत का मसला बन चुका है। आपको बता दें कि 1995 से 2024 तक चरम मौसम की घटनाओं का निशाना बना रहा। ब्राजील के बेलेम में आयोजित COP 30 सम्मेलन में जारी जर्मन वॉच की रिपोर्ट क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 ने एक बार फिर दिखाया कि जलवायु संकट अब सीमाओं से परे एक वैश्विक मानवीय चुनौती बन चुका है। बता दें कि भारत उन देशों में शामिल रहा जिन्हें इन घटनाओं ने सबसे ज्यादा झकझोरा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस अवधि में दुनिया के 10 सबसे अधिक प्रभावित देशों में 9वें स्थान पर रहा। भारत को बाढ़, चक्रवात, लू और सूखे जैसी आपदाओं ने बार बार प्रभावित किया और अब चरम मौसम देश के कई हिस्सों में एक स्थायी संकट बन चुका। नवंबर महीने में क्यों पड़ने लगी इतनी ठंड? नवंबर के मध्य में ही सर्दी का मौसम रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आमतौर पर महीने के अंत में ऐसा मौसम देखने को मिलता है। देश के कई हिस्सों में इस बार नवंबर का पहला पखवाड़ा सामान्य से काफी ठंडा रहा। उत्तरी मैदानी इलाकों से लेकर मध्य भारत और महाराष्ट्र तक लगातार लगभग हर दिन न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड हुआ। IMD वैज्ञानिक इस ट्रेंड को क्लाइमेटोलॉजिकल तौर पर असामान्य लेकिन वर्ष दर वर्ष बदलाव की सीमा में बता रहे हैं। बता दें कि लानीना का उत्तर भारत में विशेष तौर पर उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। लानीना एक प्राकृतिक मौसम की घटना है जो प्रशांत महासागर में ठंडे पानी के कारण होती है। यह एल नीनो के विपरीत है। जब लानीना आता है तो भारत के उत्तर और मध्य भागों में ठंड बढ़ती है। ऐसे में उत्तर भारत में नवंबर-दिसंबर के महीने में अधिक पाला पड़ने और शीतलहरों का कारण बनता है। आपको बता दें कि ब्राजील के बेलम में आयोजित COP 30 सम्मेलन ने जलवायु परिवर्तन पर विकसित देशों की गहरी संवेदनशीलता को उजागर किया है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों को करीब 3 दशक हो चले हैं। इस कड़ी में संयुक्त राष्ट्र की पहल पर आयोजित होने वाले COP सम्मेलन अपनी भूमिका पर खरे नहीं उतर पा रहे। ये वार्षिक सम्मेलन विरोधाभासों का मंच बनकर रह गए। ऐतिहासिक रूप से दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषक रहे विकसित देश स्थितियों को सुधारने के लिए शेष विश्व से अपेक्षाएं तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की तत्परता नहीं दिखा रहे। विकासशील देशों का कहना है कि उन्हें वार्षिक $1.3 ट्रिलियन की आवश्यकता है, जबकि विकसित देशों ने 2035 तक केवल $30 अरब का ही वादा किया है। इसमें भी अधिकांश राशि ऋण के रूप में दी जाएगी। स्वाभाविक है कि इससे गतिरोध की स्थिति और गहराएगी। 2025 में जलवायु परिवर्तन के टूटे कई रिकॉर्ड। जनवरी 1901 के बाद 5वां सबसे शुष्क महीना रहा, जबकि फरवरी 124 वर्षों में सबसे गर्म रहा। सितंबर में देश का 7वां सबसे अधिक औसत तापमान दर्ज किया गया। महाराष्ट्र 84 लाख हेक्टेयर के सब फसल क्षेत्र के नुकसान के मामले में सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य रहा। क्षेत्रीय रूप से उत्तर पश्चिम क्षेत्र में घटनाओं की सबसे अधिक आवृत्ति दर्ज की गई है। मध्य क्षेत्र में 1093 लोगों की मौत हुई। जाहिर तौर पर देश में जलवायु संकट गहराया और 2025 में 99% दिन किसी न किसी चरम मौसमी घटना की चपेट में रहे। देश ने लू, शीतलहर, बिजली, तूफान, भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाओं का सामना किया। इस भयावह स्थिति का मानवीय और आर्थिक दोनों तरह से भारी खामियाजा चुकाना पड़ा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ की वार्षिक क्लाइमेट इंडिया 2025 रिपोर्ट में दावा किया गया है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक इन 9 महीनों में चरम मौसमी घटनाओं को 4064 लोगों की जान ली है, जो पिछले 4 वर्षों की तुलना में 48% की वृद्धि है। कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जिसमें 9.47 मिलियन हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जो 4 वर्षों में 400% की भारी वृद्धि को दर्शाता है। आपको बता दें कि 2025 के अध्ययन के मुताबिक चक्रवात अम्फान की तीव्रता असामान्य रूप से गर्मी, समुद्री तापमान के कारण बढ़ी, जो मानव जनित जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम था। साथ ही भारत में हीट वेव व अधिक लंबी और घातक होती जा रही है, जिनका असर न केवल स्वास्थ्य बल्कि कृषि, जल संसाधन और बिजली आपूर्ति तक महसूस किया जा रहा है। IPCC के अनुसार औसत और चरम दोनों तरह की गर्मी हर महाद्वीप पर बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब दुनिया में होने वाली हर हीट वेव में मानवीय गतिविधियों की भूमिका अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सार।